छोड़ो क्या कर सकते हैं कहकर बर्दाश्त किया है। इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना आज हर युवा और एक शिक्षक की जिम्मेदारी बन गया है। और जब जॉब देने की बात आती है तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देश बहुत बड़ा है, कैसे देंगे? हमने सोचा बाहर में जाओ, मेरा सिलेक्शन तो हो गया। एसएससी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं भाई कि बताइए तो सही, जिम्मेदार है कौन? सुधार होगा कब? 40 रुपए का पोस्टर एसएससी के लोगों के साथ चिपका दिया गया। सब भूलकर वही लोग फिर से धर्म को बचाने की दौड़ में लग जाएंगे और कोई अपोलॉजी ना सिस्टम की तरफ से, ना एजेंसी की तरफ से, ना कमीशन की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज शिक्षकों को बार बार वीडियो जारी करके बताना पड़ रहा है कि देश में कितनी समस्याएं हैं, कितना एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो चुका है और सरकार का ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। सरकार किस मस्ती में है? देश के सीएम सिर्फ रील बनाने में और पीआर करने में बिजी हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि इस देश का युवा कितना परेशान और कितने दर्द में है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो या फिर इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम आज जिस निचले स्तर पर पहुंच गया है कि इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना आज हर युवा और एक शिक्षक की जिम्मेदारी बन गया है। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज सिर्फ कोई एक इशू नहीं है, पिछले 12 सालों के मुद्दे संगठित होकर एक आग बन चुकी है। मैं कहूं सिर्फ एसएससी या रेलवे ही ठिकाने पर नहीं है तो आपको बता दूं, बैंक एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम और लास्ट ईयर आपने देखा होगा नीट एग्जाम, हर एग्जाम को कोर्ट तक का सफर तय करना पड़ रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और ये संघर्ष फॉर्म भरने के साथ ही शुरू हो जाता है कि कभी आपका आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, उसके बाद परीक्षा के हर स्तर पर रिजल्ट तक, इनफैक्ट ज्वाइनिंग तक एक लंबी लड़ाई है। आज जो बच्चे 2024 में सेलेक्ट हो गए, दुर्गा साहब आपको बता दूं कितने ऐसे बच्चों के मेल आते हैं कि एसएससी ने मेरा डोजियर नहीं भेजा जिसकी वजह से मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। यानी ये लड़ाई फॉर्म भरने से शुरू हुई थी और ज्वाइनिंग तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इतना ये सिस्टम लापरवाह बन चुका है, करप्ट बन चुका है। सोचिए वो युवा लड़ रहा है जिसको आगे आने वाले 30 साल देश को देने हैं, वो भी उन सरकारों से, उन सरकार में बैठे लोगों से जिनका अगला 5 साल भी सुरक्षित है या नहीं ये पता नहीं है। और कमाल की बात यह है कि कुछ सालों के मेहमान जो लोग हैं वो उन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं जिनको आगे के 30 साल इस देश को चलाना है। आज हमें आवाज बुलंद करने के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है क्योंकि हमने सालों तक हर गलत चीज को चलो छोड़ो क्या कर सकते हैं कहकर बर्दाश्त किया है। आज हमें आवाज बुलंद करनी पड़ रही है क्योंकि हमने सालों से बहुत कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया है। जब फॉर्म के पैसे लेकर भी एग्जाम नहीं कराया गया रेलवे में, हम सालों तक चुप रहे। सेंटर 500 किलोमीटर दूर देते रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, नौकरी लेनी है। जब गलत सवाल पूछे गए हमने सोचा चलो अगली बार सब सही होगा। जब रिजल्ट में झोल हुआ तो हमने सोचा बाहर में जाओ, मेरा सिलेक्शन तो हो गया। और आज ये हालत हो गई कि अब हम एग्जाम ठीक से कराने की भीख मांग रहे हैं। 2023 आपको पता होगा आज भी कोर्ट में उलझा है। एसएससी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसको इतना डर नहीं है कि वो हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर सके। 2024 कल का हाई कोर्ट का डिसीजन है कि फिर से ज्वाइनिंग को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है। यानी जो सेलेक्ट हो रहा है, जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सबको फंसा के रखा जाना है बस। एसएससी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, हम भी लगाते रहेंगे और इस सिस्टम को ऐसे उलझा के रखेंगे। एक दिन आप मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाएंगे कि आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 7-7, 8-8 हजार रुपए में लोगों से मजदूरी कराएंगे, उनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। ये शायद उन्हें भविष्य दिख रहा है। सिस्टम आप देख रहे हैं एसएससी फेज के एग्जाम में कि इतना लापरवाह हो चुका है। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, बच्चे को पीटा जा रहा है। और अपोलॉजी तो देखिए, कोई अपोलॉजी ना सिस्टम की तरफ से, ना एजेंसी की तरफ से, ना कमीशन की तरफ से कि इस बच्चे को कल पीटा गया है। आप सोचिए, इमेज आपके सामने आ रही होगी जहां पे एक बच्चे को पीटा गया है। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए, आपको ना एग्जाम मिला, ना आपको कुछ मिला। हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा एसएससी का हमारा। आज आप अगर YouTube पे चले जाएं तो आपको 10,000 से ज्यादा ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जहां पे ये बताया जा रहा है कि एसएससी फेज के एग्जाम में कितनी तरह की गड़बड़ियां हैं। अब उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा कि पेपर लीक भी हो रहा है, उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा कि लोग एक बंद कमरे में बैठकर भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आप तो इन बेसिक चीजों से ही जूझ रहे हैं कि किसी बच्चे को पीट दो और ध्यान उस तरफ भटका दो, माउस मत दो, कीबोर्ड मत दो, सेंटर ऐसी जगह डाल दो, खेतों में डाल दो। आज पेरेंट्स को झगड़ना पड़ रहा है। आपने देखा होगा इन
माता पिता का गुस्सा कि किस तरीके से एसएससी के लोगों पे निकल रहा है। आज आवाज इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि हमने कल चुप रहकर इस सरकार और इस सिस्टम को सर पर चढ़ा लिया। उन्हें लगने लगा बच्चा कुछ नहीं करेगा, टीचर भी 2 दिन बोलेगा और फिर पढ़ाने लग जाएगा। अब बहुत हुआ, पता है, ये आवाज अब सिर्फ विरोध नहीं है, मैं कहता हूं कि ये चेतावनी है सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, कि हम इसे अब बदल कर रहेंगे, सवाल भी पूछेंगे और जवाब लेकर रहना। पिछले 1 महीने में रेलवे को लेकर सोशल मीडिया में खूब आवाज उठाई गई, मगर मजाल की रेल मंत्री एग्जाम बोर्ड से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाता। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया आपको पता होगी, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, सब कुछ सवालों के घेरे में, लेकिन फिर भी रेल मंत्री चुप हैं। रेलवे बोर्ड को कोई जवाब देने की नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि छात्र सिर्फ आवाज उठाते हैं, वोट नहीं बदलते, क्योंकि वो जानते हैं 400-500 रुपए फीस लेकर परीक्षा टाल देने पर कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि हर बार फॉर्म भरकर बच्चे ही पीछे हट जाते हैं, सिस्टम नहीं। क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब चुप्पी ही सबसे सस्ता और सुरक्षित रास्ता है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि सत्ताएं आज इतनी कठोर और संवेदनहीन कैसे हो गई हैं? उन्हें विरोध से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि जनता भूल जाती है। आज ट्विटर पर ट्रेंड होता है, कल कोई नया इशू आ जाता है और परसों सब भूलकर वही लोग फिर से धर्म को बचाने की दौड़ में लग जाएंगे। और यही भूलने की आदत आज सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन गया है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आज परीक्षा कराना सरकार की कमाई का जरिया है बस, क्योंकि सत्ता को वोट की गारंटी मिल चुकी है। उन्हें पता है जाति, धर्म और प्रचार की चाशनी में लपेटकर जनता को हम हर बार फुसला लेंगे। जब तक मुद्दों की जगह ये एक चेहरा बिकता रहेगा, विरोध बस तब तक सिर्फ नाटक बनकर रहेगा। और इसलिए अब सरकारें सिर्फ सत्ता चला रही हैं, देश नहीं। उन्हें आज विरोध दबाना नहीं पड़ता, बस इग्नोर कर देती हैं, उतना काफी है। आज शिक्षक बोले तो लोग कहने लगेंगे शिक्षक हो, पढ़ाने पर ध्यान दो, राजनीति मत करो। मैं बता दूं, मैं सिर्फ शिक्षक नहीं हूं, ना ही हमारे साथ जुड़े इस मुहिम के बाकी शिक्षक भी। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है गलत के खिलाफ आवाज उठाना। ने हजारों घंटे यूट्यूब के ऊपर फ्री शिक्षा देकर लोगों को कमाया है ताकि हम उनकी आवाज बन सकें। शिक्षक राजनीति पर बोल दे तो सबको चुभने लगता है और देश के नेता शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं और सब चुप बैठे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री साहब को देख लीजिए, जिन्हें अभी एबीसीडी ठीक से याद नहीं है, वो राज्य की शिक्षा व्यवस्था कहाँ सुधार देंगे। गुरु राजनीति ना करे और यहाँ अनपढ़ लोग एजुकेशन पॉलिसी बना दे रहे हैं। कमाल की बात है। आज से 5 साल पहले बोला गया था सीईटी कराएंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आपको रेलवे, एसएससी, इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। मगर क्यों बनाएंगे? हमें मालूम है एसएससी हमें अलग से हजारों करोड़ रुपए कमा के देती है, रेलवे हमें अलग से 800-900 करोड़ रुपए कमा के देती है। ये तो कमाई बंद हो जाएगी अगर एक एग्जाम हो गया तो। तब तो एग्जाम कराना भी आसान होगा, लीक के आसार कम हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें तो लॉलीपॉप देनी थी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी लेकर आने वाले हैं। कहाँ गया वो सीईटी? सब कुछ तिलंडे में चला गया। एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, आज तक अपडेट नहीं है, कहां चली गई? वो भी तिलंडे में चली गई। एक समुदाय ऐसा भी है जो आपको आकर कहेगा सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्यों भाई? सरकार है, उसको देश चलाना है, आगे ले जाना है। क्या एक आदमी चलाएगा? हर साल 1 करोड़ यूथ जॉब की दुनिया में उतरता है। प्राइवेट सेक्टर कितने लोगों को जॉब दे पा रहा है? कितनी हमने मोदी जी की विदेश यात्राओं के बाद देश के अंदर इंडस्ट्री लगवा दी है जो लोगों को जॉब मिलेगी। और हम कह रहे हैं जोमेटो में जॉब मिल गई है लोगों को, स्विगी में जॉब मिल गई है। मोदी जी लेके आए जोमेटो और स्विगी, उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने ही तो ब्लिंकिट चालू कराया, वही रैपिडो लेकर आए, उन्होंने ही चायोज बनाया क्योंकि चाय की उनको बहुत अच्छी समझ थी। आज प्राइवेट का ये हालत है कि अगर जॉब है भी तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस शोषण हो रहा है कि 8,000 रुपए में 12 घंटे की शिफ्ट, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है। कहां जाए इंसान? आज कितने काम हैं जो सरकारें ठीक से नहीं कर पा रही, उन्हें बाहर की एजेंसी का साथ लेना पड़ रहा है। वहां गवर्नमेंट क्यों जॉब क्रिएट नहीं कर सकती? मसला मनसा का है कि सरकार उस दिशा में सोच ही नहीं रही कि उसे जॉब क्रिएट करनी है। आज जितना टीसीएस ग्रो कर रही है, क्या उस तरह देश या देश की महारत्न कंपनियां कर पा रही हैं? आज आपने देखा होगा जिस हिसाब से लोगों को निकाला जा रहा है, टीसीएस ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आगे आने वाले वक्त में प्राइवेट जॉब की लाइफ मुश्किल से 3-4 साल होगी। आज भी प्राइवेट जॉब वाले हर 3 साल में नौकरी बदलने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना है कि जब तक आप उनके मैक्सिमम काम के हो वो आपको रखेंगे। उनको पता है कि अब ये सैलरी बढ़ाने के लिए कहेगा, हमें उससे सस्ते में आदमी मिल रहा है।
प्रॉब्लम ये है, अब आप कहेंगे भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है तो भारत देश भी तो बड़ा है। प्रधानमंत्री जी भी तो इस चीज को शौक से कहते हैं कि मैं भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री हूं। वहां देश बड़ा दिखाना अच्छा लगता है, और जब जॉब देने की बात आती है तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देश बहुत बड़ा है, कैसे देंगे? जब आज युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है तब कोई नहीं बोलता। और वैसे भारत युवाओं का देश है, ये युवा देश का भविष्य है। युवा बर्बाद तो देश का भविष्य बर्बाद। युवा की हालत तो यह है कि इंदौर में परीक्षा केंद्र पर हंगामा, छात्रों को बंधक बनाकर मारपीट, कैमरा बंद करो, मारपीट, बदतमीजी, ये हो रहा है। मैं नहीं, एनडीटीवी बोल रहा है। अरे सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं है कि हम खैरात में कुछ मांग रहे हैं। सरकारी नौकरी का मतलब है कि देश को सेवा देना चाहते हैं, सिस्टम के भीतर से बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस के थ्रू हो, चाहे रेलवे या टीचिंग या एसएससी या यूपीएससी। ये सिर्फ नौकरियां नहीं है, ये एक अच्छी गवर्नेंस के सीधे हिस्से थे एक जमाने में। दुख होता है कि आज सरकारी विभाग भी सिर्फ सरकारों को बचाने में लगे हुए हैं। जितने भी सरकारी विभाग हैं जिन्हें देश चलाना था, वो आज सरकारों के इशारों पर काम कर रहे हैं। से कहना पड़ रहा है कि नौकरी कोई चाहत की बात नहीं है, जरूरत का मसला है। घर चलाना है, शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, बहन की शादी करनी है, ईएमआई चुकानी है। सरकारी नौकरी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक एवरेज भारतीय युवा के लिए जिंदा रहने की बेसिक जरूरत है। इसके लिए स्टेबल और ट्रस्टवर्दी इनकम सोर्स चाहिए, वो कौन देगा? और अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप काहे बात के पीएम और काहे बात के सीएम और काहे बात के मंत्री हैं? क्या आप बस टैक्स के पैसे से मौज उड़ाने के लिए पैदा हुए हैं? उसके लिए हमने आपको रखा है। अगर देश एक कंपनी है तो प्रत्येक नागरिक उस कंपनी का स्टेक होल्डर है। आज की लड़ाई सत्ता पलटने की नहीं है, सत्ता को जगाने की है। हम उस सरकार को झकझोर देना चाहते, जिसे हमने 12 साल दिए, समय दिया, भरोसा दिया, पूर्ण बहुमत दिया। हमने नारा भी सुना आपका सबका साथ सबका विकास, हमने वादा भी सुना आपका हर साल 2 करोड़ नौकरी, हमने भरोसा भी किया कि अब आप सिस्टम बदलोगे। लेकिन क्या मिला बदले में? धोखा। आज जब लाखों छात्र बेरोजगार हैं, पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कहां गए वो लोग जिनको हमने देश का चौकीदार समझा था? कमाल की चौकीदारी की साहब आपने। मैं सवाल सिर्फ इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत में एजुकेशन और एग्जाम सिस्टम की इतनी बुरी हालत क्यों है, और अगर है तो सरकार इस पे ध्यान दे क्यों नहीं रही? क्या एग्जाम सिस्टम का मकसद नौकरी देना नहीं है, बस प्रोसेस दिखाना है कि हम नौकरी देंगे, हर साल फॉर्म निकालेंगे, फीस लेंगे, परीक्षा या तो गलत तरीके से कराएंगे या फिर परीक्षा को टाल देंगे? क्या रोजगार देना सरकार की प्रायोरिटी है या नहीं है? एजुकेशन और परीक्षा को सरकारों ने ऐसा लगता है एक रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम बना दिया कि फॉर्म फीस दो, क्वेश्चन गलत पूछ के चैलेंज फीस लो, बस्ता रखने की फीस लो, सब कमा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा। रिक्रूटमेंट प्रक्रिया इतनी स्लो है कि एक एग्जाम को पूरा करने में ज्वाइनिंग तक 3-4 साल ले रहे हैं लोग। कहने को हर बार बजट में बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, ग्राउंड रियलिटी में एग्जाम टल रहे हैं, लीक हो रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। लाखों छात्रों की उम्र इस प्रोसेस में ही निकल जा रही है और वो बूढ़े हो जा रहे हैं। सरकार की इतनी मोनोपोली हो चुकी है कि कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार को रियल टाइम फीडबैक मिल ही नहीं रहा। राज्य में सरकार बने ही जा रही है क्योंकि यूथ बिखरा हुआ है। एग्जाम एजेंसी हो या फिर आयोग हो, वो बस पैसा कमा रहे हैं। सिस्टम सुधारने की जवाबदेही किसी की नहीं है। सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। एक साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं वो हो रहा है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक सुधार हो ही नहीं सकता। और इसी जवाबदेही को तय करने के लिए हम 31 जुलाई को सभी शिक्षक, देश के हर कोने से शिक्षक आकर के डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि आप इस देश को क्यों बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। होगा क्या आगे? 10 साल में देश के पास 9-10 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे। ये लोग ना तो स्टूडेंट रहेंगे ना कर्मचारी। एक फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बुढ़े आदमी होंगे जो किसी भी स्थिति में फट सकते हैं। यूथ या तो अपराध की तरफ मुड़ेगा या अंदर से टूटकर मजबूरी में मजदूरी करेगा। क्या हालत होगी आगे आने वाले 10 सालों में? हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब का विजन कमाल का है। ये विजन प्रधानमंत्री साहब का है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक ही लगती है कि हमने देश में एक पार्टी को राजनीतिक मोनोपोली बना दिया और उसका नुकसान सीधा इस देश को हो रहा है। जब एक तरफा सत्ता होती है तो जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। जब पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, और संसद में विपक्ष कमजोर हो, तो वो सरकार किसी भी गलती के लिए
प्रेशराइज्ड महसूस नहीं करती, चाहे वो पेपर लीक हो, एग्जाम कैंसिल हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। आज बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है, फिर भी सरकार को डर नहीं है, क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है कि सवाल कर सके या उनसे जवाबदेही ले सके। मोनोपोली का सीधा मतलब है विकल्प ना होना। जनता के पास जब चुनने का विकल्प नहीं होता, सत्ता पक्ष को लगता है हम कुछ भी करें वोट हमें ही मिलेगा, और यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस एकदम नहीं दिखेगी, सिर्फ प्रोपेगेंडा चलेगा। किसी मीडिया चैनल से बात कर लो, आज किसी रूलिंग पार्टी के बड़े नेता से बात कर लो, वो कहता है कि भैया हम तो जीत रहे हैं, या चुनावी जीत को जनता की मंजूरी मान लिया जाता है, चाहे पॉलिसी कितनी भी गलत हो, उनको पता है हम जीत के आ रहे हैं, यानी जनता ने हमें मंजूर किया है। मोनोपोली में सरकार को लगता है कि अगर हम जीते हैं, हमने जो किया है वही सही है, और आज यही कारण है कि एग्जाम स्कैम हो या युवाओं की पीड़ा हो, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सत्ता को यकीन है कि विपक्ष चैलेंज कर ही नहीं पाएगा, वो तो हार के बैठा है इतनी बुरी तरीके से। एक तरफा जब सत्ता होती है ना, तो वो मीडिया या फिर जो सरकारी एजेंसीज हैं और जो सिस्टम है उस पर भी फर्क डालती है। ईडी, सीबीआई, आईटी, मीडिया, जब सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में लंबे समय तक रहती है तो ये संस्थान भी स्वतंत्र नहीं रह पाते, ये भी सरकार के कंट्रोल में होते हैं। फिर जनता की आवाज सुनेगा कौन? सिंपल सी बात यह है कि सिस्टम नहीं सुन रहा क्योंकि डर नहीं है, सरकार जवाब नहीं दे रही क्योंकि मजबूरी नहीं है, और जनता रो रही है क्योंकि विकल्प नहीं है। अब इसका हल क्या है? कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, लेकिन उसके सामने एक मजबूत जनता, सजग शिक्षक और जागरूक छात्र जरूर होना चाहिए। देश लोकतंत्र से चलेगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की मोनोपोली से। ये एग्जाम लेने का तरीका है। आप देख रहे हैं, कल आपने देखा कि एक सेंटर के बाहर भैंस बंधी है, आज एक सेंटर के बाहर धोतियां सूख रही हैं। ये सेंटरों की हालत है। बस एक 40 रुपए का पोस्टर एसएससी के लोगों के साथ चिपका दिया गया, वो सेंटर बन गया। ये एग्जाम लेने का तरीका है इनका। कितना गिर गए हम। देखिए, हम ना लड़ने आए हैं ना बहस करने आए हैं, हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कि देश की सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। वो भी शांति से सवाल करना चाहते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से कि जब लाखों छात्र नौकरी की उम्र पार कर रहे हैं, जब हर महीने कोई ना कोई परीक्षा रद्द हो रही है, लीक हो रही है, रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं, भर्तियां अटकी पड़ी हैं, छात्र मानसिक तनाव में हैं, घर वाले टूट चुके हैं, तो सरकारों का ध्यान किधर है? मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। इसी के लिए हम सब शिक्षक 31 जुलाई को सुबह मिलेंगे डीओपीटी के बाहर, और कोशिश होगी हर एक सवाल का जवाब लेने की डीओपीटी मिनिस्टर से। और हम शांति से सवाल पूछ रहे हैं भाई कि बताइए तो सही, जिम्मेदार है कौन? सुधार होगा कब? क्योंकि ये देश हम सबका है, सवाल करना हमारा अधिकार है, इसमें गलत क्या है? अगर हम लोग मिल करके एक मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कि हमने जिस भरोसे के साथ आपको इस कुर्सी पे बिठाया था, अगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? इसमें आपत्ति क्या है? आपके रहने की बात आती है तो आप शीश महल और रंग महल बना देते हैं, और यहाँ बच्चों को एग्जाम दिलाने की बात आ रही है तो ऐसे कच्चे मकानों पे आप ये 40 रुपए का पोस्टर बना के सेंटर्स बना देते हैं। और 2014 से आज हम अगर बात करें मोदी साहब की, तो 2014 में हम मोदी साहब को इसी उम्मीदों से लाए थे। उन्होंने बहुत वादे दिए थे। मैं मानता हूं कि आप कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों की बातों में, उन सब पे किसी पे भी सवाल ही नहीं खड़ा करना चाहता। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज आपके मन की बात में कभी हमने बेरोजगारों का दर्द नहीं देखा। आज तक हमने आपके ट्वीट्स में कभी युवाओं के लिए कोई संदेश नहीं देखा। प्रधानमंत्री साहब, ये उम्मीद आपसे कतई नहीं थी। आप किस दुनिया में चले गए? और अभी भी वक्त है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सही लोगों के हाथ में सही मंत्रालय दीजिए। उन लोगों के हाथ में नहीं जो आपकी चापलूसी बहुत अच्छी करते हैं, उन लोगों के हाथ में दीजिए जो इस देश को बेहतर बना सकते हैं। आप तो बिजी हैं विदेश यात्राओं में, मैं समझता हूं आपके पास वक्त नहीं है। आपके जीवन का अंतिम दौर है, आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, मजे काटना चाहते हैं। अगर यही सब करना था तो आप 15 साल सीएम रह के भी ये काम बिना पीएम बने भी कर सकते थे। आप देश की समस्याओं पे कितनी बात करते हैं, आप देश की मीडिया को कितने जवाब देते हैं। आज वो डर आपने पैदा कर दिया है कि देश की मीडिया आपसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। कम से कम कुछ ऐसे लोगों को तो सिस्टम में डालिए जो ठीक तरीके से काम कर सकें, जिनकी जवाबदेही हो अपने काम को लेकर के। मैं चाहता हूं मोदी जी कि आप जाते जाते कुछ अच्छा इस देश के युवाओं के साथ भी कर जाएं। हम लोगों ने बहुत भरोसा किया था, आपसे दिल से भरोसा किया था। हम लोग ऐसे लगा था आप आ गए देश बदल जाएगा। अभी भी मेरी सब शिक्षकों से विनती है, देश के हर एक शिक्षक से, ये प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी या फिर
स्टेट एग्जाम या फिर रेलवे एग्जाम या फिर शिक्षक भर्ती की नहीं है। हर एक एग्जाम सिस्टम में फ्रॉड हो रहा है और हमारी लड़ाई उस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की है और हम पूरी ताकत लगाएंगे। बहुत कोशिशें होंगी, सरकार की भी अपनी कोशिशें होती हैं, उनकी भी एजेंसियां हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि आवाज को दबाया जाए। अगर ये आवाज अभी भी दबती रही तो आप नहीं सोच सकते कि आगे आने वाला वक्त, आगे आने वाला भविष्य आपका और कितना अंधकार में हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है, अगर जितने भी शिक्षक इस देश के हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमें मिल रहे हैं, 31 जुलाई सुबह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमने नोट डाउन की हैं और उन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के हम सवाल पूछेंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। और हमें सिर्फ सवाल नहीं पूछना है, हमें जवाब और हल भी तुरंत चाहिए। हम अब इन बातों में नहीं आने वाले हैं कि हाँ ठीक है इन चीजों को ठीक कर दिया जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए हमारे सवालों की। तो आप इस नंबर पे अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो मेरी देश के सभी शिक्षकों से ये गुजारिश है कि प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम में साथ आएं और इस आवाज को और बुलंद करें। ये बच्चों की आवाज है, ये बच्चों का दर्द है। हमारे पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब हम उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ सकें।